अपन ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ लिया क्या होता है अच्छे से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, कोई भी एक एटम है वो दूर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी शेल या सब शेल या ऑर्बिट जो भी जहाँ पे उसके पास जगह है आउटर मोस्ट शेल में रख रहा है। तो आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन रखेगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का बॉन्ड बनेगा, तो उस बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब डेल एच नेगेटिव, मतलब ये एनर्जी नेगेटिव में रिलीज हो रही है। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा उसमें उतनी ज्यादा नेगेटिव में एनर्जी रिलीज होगी, मोर नेगेटिव होगी। क्लियर है? ठीक है, अब टॉपिक अपना ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके दो बोर्ड भरेंगे, एक बोर्ड में क्वेश्चंस कर लेंगे, एक बोर्ड में थ्योरी आएगी, ज्यादा नहीं है थ्योरी का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझे, इधर सारे अब बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझा दिया है, बस उसकी डेफिनेशन देखो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो पहली चीज क्या याद रखेंगे, एनर्जी रिलीज हो रही है ना इसमें, जब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट रिंग में तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। ठीक है, ऑफ एन आइसोलेटेड, ये याद रखना है हमेशा। कल क्वेश्चन करवाया था ना जिसमें एक मॉलिक्यूल दिया था, एक में लिक्विड दे रहा था, एक में सॉलिड दे रहा था। तो आइसोलेटेड मतलब अकेला होना चाहिए, एटम होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ना वो मॉलिक्यूल होना चाहिए, ना वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, ना सॉलिड में। तो ये चीज भी समझ में आई। ठीक है, और ये चीज मैं अब बाद में तुमको एक पॉइंट लिखवाऊंगा, याद रखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी, ये दोनों जो चीजें है ना, मैंने आयनाइजेशन मतलब क्या होता है, एक एटम से मैं कोई इलेक्ट्रॉन निकालना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, उसी एटम में इलेक्ट्रॉन रखना। तो ये चीजें में हमेशा एक टेम्परेचर बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, कभी सुना होगा तो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी यहाँ टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन -273 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जहां पे सारी चीजें फ्रीज हो जाती है, रुक जाती है। तुम खुद देखो ना, 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है, तो -273 ऑलमोस्ट माइनस का 300 पहुंच गया ना। तो 0 पे बर्फ जम रही है तो माइनस के 300 पे क्या होगा, हर चीज फ्रीज हो जाएगी। ये बोलते हैं ना कि हर पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई भी छोटे से छोटा पार्टिकल, हर बॉडी का पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है सेल लेवल पे, थोड़ा बहुत। मैं जैसे ही बोला हूँ तो मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट किए, इसके आसपास की सारी सेल वाइब्रेट कर रही होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैं मूव कर रहा हूँ ना, एकदम स्टेबल तो नहीं हूं ना। या फिर अर्थ भी गोल गोल घूम रही है तो उसके साथ कंपैरेटिव रिलेटिवली मैं घूम रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत तो मेरी बॉडी इधर उधर हो ही रही है ना, भले वो आंखों से तुमको दिखे वहां से नहीं दिखे। अगर मैं ऐसे नॉर्मल भी खड़ा हूँ तो सांस ले रहा हूँ तो फिर भी थोड़ी बहुत बॉडी अपलिफ्ट डाउन हो रही है। तो बॉडी की हर सेल मूव करती है, या कोई भी चीज की हर सेल मूव कर ही रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पैर भी यहाँ रख दिया, तो ये जो आवाज है इससे इसके सारे पार्टिकल थोड़े बहुत तो हिले होंगे ना, कुछ तो। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जहां हर चीज रुक जाती है, थम जाती है, फ्रीज हो जाती है। तो ये जितनी भी चीजें पढ़ते हैं ना, ये अपन आइडियल कंडीशन मान रहे हैं कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, कि वहां कोई भी चीज खुद से मूव नहीं कर सकती जब तक मैं उसको अलग से जितनी एनर्जी दे रहा हूँ उतनी ही एनर्जी, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत होता है। ठीक है, कोई भी चीज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो सकता है खुद से आयनाइज हो जाए, जैसे मरकरी होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में। तो मैं कैसे मान लूँ फिर किसी चीज को। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, 0 केल्विन बोलते हैं या तो, और सेंटीग्रेड में बोलते हैं तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, याद रखना है। चलो, दी एनर्जी रिलीज, अब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में बिठाना है, इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही बॉन्ड बनने में, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये लिखा है एनर्जी रिलीज इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई नॉर्मल एटम है गैसियस का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन लेके आया तो क्या बनेगा, X माइनस, और उसके साथ कुछ एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड बनाया तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये डेल एच नेगेटिव में रिलीज हो रही ना। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन को लेके आने में हमेशा नेगेटिव में रिलीज होगी, एक्सेप्ट अगर वो स्टेबल है तो पॉजिटिव होगा, मतलब स्टेबल में हाफ फील्ड फुल फील्ड है तो पॉजिटिव होगा, वरना हमेशा पहली कैसी होगी, नेगेटिव। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सेप्ट फॉर स्टेबल, स्टेबल के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, फिर सेकंड ये वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, अब मैं बोल रहा हूँ एक और इलेक्ट्रॉन ला के रखना है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे अगर इसमें रखना है तो इलेक्ट्रॉन इस माइनस को रिपेल नहीं कर रहा होगा,
फिर भी अगर मेरे को उसको जबरदस्ती रखना है तो मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी, तो x-2 बनाने के लिए मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है एक्स्ट्रा। आया समझ में? तो फॉर द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव, सिर्फ ऑलवेज लिखा है, मैं पॉजिटिव शायद खा गए थे मन, ठीक है, पॉजिटिव ऐड करो वहां, समझ गए? ठीक है। अगला, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनायन। पॉलीनेगेटिव वर्ड का मतलब क्या है? एक से ज्यादा नेगेटिव, ठीक है। तो मान लो पहला नेगेटिव आ गया, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ दूसरा नेगेटिव लेके आना है, तो ये रिपेल कर रहा होगा इसको। फिर मान लो 2 आ गए, फिर मैं बोल रहा हूँ तीसरा नेगेटिव लेके आना है, तो दोनों मिलके इसको और रिपेल कर रहे होंगे। चौथा लाना है, तो ऐसे अब मैं कितने भी इलेक्ट्रॉन लेके आ जाऊं वो सब रिपेल होंगे ना, पहले वाले से, दूसरे से, तीसरे से। तो अब पहले वाले को लेके आने में जो एनर्जी लग रही थी वो ही नेगेटिव थी, बाकी सब में मेरे को पॉजिटिव लगेगी। तो वर्ड जो बोला जाता है वो ये है कि पॉलीनेगेटिव एनायन। एनायन मतलब माइनस, तो पॉलीनेगेटिव एनायन जैसे कि O-2, N-3, एक से ज्यादा नेगेटिव आ रहे हैं ना इनमें, तो एक से ज्यादा नेगेटिव अगर कोई भी एटम में है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में ही लगी होगी। इफ ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, मतलब डेल एच पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम, देखो न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके बराबर होगा? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स एनायन। ये चीज समझ में आती है? हाँ, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी लग रही है, एक्सो मतलब एनर्जी बाहर जा रही है, ठीक है। अच्छा ये चीज मुझे बताओ, ये पॉइंट समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये पॉइंट समझ में आता है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स एनायन। नहीं आ रहा? कोशिश करो, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, लगाओ दिमाग, लगाओ जोर। कितने लोगों ने च्यवनप्राश खाया है? हाँ? नहीं 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 नहीं, अच्छा यार चलो छोड़ो, रहने दो, चलो सुनी दो। हाँ ठीक है, ये पॉइंट सोचो पहले। च्यवनप्राश में मैक्सिमम इंग्रेडिएंट क्या होता है? अधिकतर क्वांटिटी किस चीज की होती है पता है क्या? च्यवनप्राश देखा है ना, ठीक है। तो जिस भी चीज से बनता है, तो ऐसा ना कोई भी चीज बना रहे तो कुछ चीजें मिला रहे होंगे, 5, 6, 8, 10, 15, 16 कुछ, ठीक है। तो उसमें से सबसे ज्यादा कौन सी चीज रहती है च्यवनप्राश में? पता है किसी को? आंवला। हाँ आंवला रहता है मैक्सिमम कंटेंट। और आंवला, अच्छा रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी आंवला, सेकंड पे ऑरेंजेस भी है, हाँ लेमन विटामिन सी। लेकिन डेली रिक्वायरमेंट का जितना अपने को विटामिन सी लगता है ना, वो एक आंवला ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम रह जाता है, बट कवर कर लेता है डेली जितना विटामिन सी बॉडी को लगता है। पहली चीज ये पता है, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल कौन सी बॉल नहीं मतलब पानी में घुलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देख, विटामिन सी अगर पानी में घुलता है तो डेली जितना भी मैं विटामिन सी खा रहा हूँ ना, बॉडी में जो लगना है वो लग जाएगा, बाकी यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो विटामिन सी कभी बॉडी में स्टोर नहीं होता, ठीक है। लेकिन जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, एडेक या कीड़ा, KEDA या ADEK, जो भी तुम याद कर लो, एडेक या कीड़ा, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल वाले सारे बॉडी में स्टोर होते हैं, फैट में, जहां भी बॉडी में फैट स्टोर है वहां फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर हो सकते हैं। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन कभी स्टोर नहीं होते हैं, एक्सेस होगा तो बॉडी के बाहर हो जाता है, ठीक है, ये होता है। तो इसीलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन डेली अपने को लेने चाहिए, ठीक है, ये होता है। तो विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, विटामिन बी वाटर सॉल्युबल है, तो विटामिन बी भी ऑलमोस्ट डेली लेना चाहिए या खाना चाहिए, जो भी उसके सोर्सेस हैं विटामिन सी के। अब आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी अपने इंडिया में जो चलता है उसके हिसाब से, वरना एसिरोला है। ये एक वर्ड होता है एसिरोला, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, रिचेस्ट, गूगल करके देख लेना एसिरोला। इसके जो भी कुछ देगा वो 500 ग्राम में कितना विटामिन सी है, 1 ग्राम में कितना, जो भी है बहुत ज्यादा आएगा। आंवला से कंपेयर कर लोगे, आंवला कहीं नहीं लगेगा, दूर, बहुत दूर फेंक देगा आंवला को, ठीक है, याद रखना। एसिरोला करके देख लो गूगल, 1.677 है ना। अब आंवला का करके देख लो, आंवला सर्च करोगे तो ऊपर ही आ जाएगा कि उसमें कितना विटामिन सी है, बहुत ही कम होगा इसके कंपेयर, है ना।
बहुत कम है, उसकी यूनिट देख लेना, जो भी ग्राम जो भी कुछ दे रहा हो, ठीक है। तो बहुत कम होता है आंवला में, लेकिन अब ये कहाँ खरीदने जाओगे, और खरीदोगे तो बहुत महंगा मिलेगा। बेरीज है, अब बेरीज महंगी मिलेगी, ठीक है। ब्लूबेरी पता है महंगी मिलती है, बहुत महंगी मिलती है। इतना सा डब्बा आता है एक स्क्वायर शेप का, 300 रुपए का। इतना थिक, हाँ इतना थिक आता, मतलब उस में 2 या 3 लेयर ही हार्डली रख सकते हो बेरीज की, और इतना स्क्वायर का एक डब्बा होगा, 300 350 रुपए का, ठीक है। लेकिन ब्लूबेरीज भी एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है बहुत, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये सुनो, बताते जाता हूँ मैं, ठीक है। कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं ना, कैंसर के लिए कोई ऐसी फिक्स दवाई नहीं है कि हाँ ये दे दोगे तो पक्का सही हो ही जाएगा। एक चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट्स, याद रखना। कभी भी डॉक्टर भी लिखता है ना तो हमेशा एंटीऑक्सीडेंट्स की गोलियां लिखता है, तो तुमको पता नहीं रहता है कि कौन सी वाली है, बट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी इज द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, और विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स एसिरोला। और नहीं अगर ये मिल रहा है तो आंवला तो खा ही सकते हो ना, आंवले के मुरब्बा। नॉर्मल आंवला तो नहीं खा पाएंगे कि यार बहुत ज़्यादा ऐसा, लेकिन मुरब्बे के फॉर्म में तो खा ही सकते हैं, एक आंवला पूरा डेली। देख आंवले को या तो चाशनी में डुबो के रख रखा है, लेकिन चाशनी फिर वही केमिकली प्रोसेस शुगर है, तो बेटर होता है कि हनी में डुबो के रख दो, शहद में। शहद प्योर ले आओ या कहीं से जहाँ से भी मिल रहा हो, शहद लो, उसमें आंवला डुबा के, मार्केट में ही मिलता है शहद में डूबे हुए आंवले, ऐसा। तो वो हाँ ठीक है, तो शहद में डूबे हुए आंवले बेस्ट होते हैं, ठीक है। हाँ शहद में, शहद या शहद जो भी है, ठीक है। हनी में डूबे हुए आंवले बेस्ट होते हैं। डेली एटलीस्ट एक आंवला अगर वो खा लिया ना तुम लोगों ने, बेस्ट है, ऐसा, ठीक है। और ये स्किन के लिए कौन सी चीज सबसे बेस्ट है? विटामिन सी। जो ये लगता है ना बाहर से विटामिन सी के सीरम, बाहर से कुछ नहीं होता लगाने से, बेटा कुछ नहीं होता। जब तक अगर कंपेयर करोगे ना कि तुम विटामिन सी इंटरनली बॉडी खुद स्टोर कर रही है, या खुद स्टोर तो नहीं करेगी बट खुद बॉडी के अंदर से अगर जा रही चीजें, और एक होता है एक्सटर्नल अप्लाई। एक्सटर्नल अप्लाई इतना वर्क नहीं करता कंपेयर्ड विथ इंटरनली। अगर तुम डेली खा रहे हो तो डेली अगर एक आंवला खाओगे बहुत इफेक्ट करता है, याद रखना, ठीक है। चलो ये हो गया, हटाओ इसको। क्या था, हाँ ये समझा रहा था मैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स एनायन। समझाऊं मैं? एक नॉर्मल एटम है, इलेक्ट्रॉन लेके आया, यहाँ बिठा दिया, बॉन्ड बन गया इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस अपना है ना, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में बॉन्ड बन गया। अब जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये मैंने यहीं पे रोक दी कि हाँ ये वाली एनर्जी है, ठीक है। अभी ये क्या एनायन बन गया ना, अब इस एनायन को अगर मेरे को आयनाइज करवाना है तो ये वाली एनर्जी वापस से मार दूं, जो बॉन्ड बनने में निकली थी वही एनर्जी वापस से फेंक दूंगा, तो बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन फिर दूर। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन के आने में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो भी क्या कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन के आने में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लग रही है वही वापस से सिंबल चेंज कर दूंगा। ये माइनस में निकली ना, मतलब एक्सोथर्मिक है, इसको अगर मैं एंडोथर्मिक कर दूं तो ये उसके एनायन के आयनाइजेशन के बराबर है ना, ये एनायन बन गया था ना। अब इसमें वही एनर्जी पॉजिटिव करके दे दूं तो बॉन्ड वापस टूट जाएगा और न्यूट्रल एटम हो जाएगा। तो वही चीज इसने लिखी, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन आना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल था पहले, उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू दी आयनाइजेशन। अभी जो एनर्जी निकली है ये किसके बराबर होगी? इक्वल टू दी आयनाइजेशन ऑफ इट्स एनायन। आया समझ में पॉइंट? पक्का? अगला समझ के देखो, थोड़ा थोड़ा सेम ही है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम, देखो ये न्यूट्रल है, पहले मैंने क्या किया, इसको आयनाइज किया। आयनाइज किया मतलब जो इलेक्ट्रॉन का पहले से बॉन्ड था उसको तोड़ा, ठीक है, मतलब उसमें कुछ एनर्जी दी। समझ गया ना, हाथ से फिर जादू से कुछ एनर्जी दी, ये बॉन्ड टूट गया और वो इलेक्ट्रॉन दूर हो गया। अभी क्या बन गया? कैटायन बन गया। तो कैटायन बन गया और अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इसको वापस न्यूट्रल एटम बनाना है। तो जब इलेक्ट्रॉन को वापस लेके आऊंगा और जो बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होगी ना, वही तो एनर्जी थी जो मैंने दी है। बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उतनी एनर्जी वापस बॉन्ड को दे दूंगा तो बॉन्ड टूट भी जाएगा। तो वही चीज इसने लिखी है कि न्यूट्रल एटम की आयनाइजेशन एनर्जी, न्यूट्रल से आयनाइज करने में जो मतलब न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंकने में जितनी एनर्जी मेरे को लग रही है ये बॉन्ड तोड़ने में, जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आके बॉन्ड बनाएगा तो उतनी एनर्जी निकलेगी भी।
तो वही लिखा है आयनाइजेशन न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इट्स कैटायन। इसको 2x में रखो दे तो गया, मतलब ये जो अभी बोला था है, समझ में नहीं आएगा। चलो अभी आया समझ में क्या था, दोनों पॉइंट्स, एक कैटायन के लिए था एक एनायन के था, न्यूट्रल से एनायन बना दिया, न्यूट्रल से पहले कैटायन बनाया फिर आयनाइजेशन दिया। क्लियर है दोनों पॉइंट? ठीक है। ये आयनाइजेशन के लिए था, वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, और इसमें पहला आयनाइजेशन था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाद में था, इसमें पहला आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाद में। ठीक है, चलो अगला, ये पॉइंट्स मैं समझा चुका हूं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है नोबल गैस या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो, कोई सी भी हो, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है बाकी सब एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाली, सेकंड तो फिर पॉजिटिव ही रहेगी ना, ओनली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये ऐड कर लो पॉइंट, ओनली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अगला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये एक वर्ड है, कब देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन लेके आना, वो जो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं और वो जो एनर्जी रिलीज कर रहे हो नेगेटिव में आ रही है ना, तो इसीलिए ये कभी पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये बात सही है। ठीक है, अगला, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे स्टेबल का हो चाहे अनस्टेबल का हो या कोई सा भी नॉर्मल एटम हो, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, यूनिवर्सल ट्रूथ है वो, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं इसका। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, अगला, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो यार सारी चीजें समझ लिए, बोर हो गया मैं भी ये पढ़ा पढ़ा के बार बार, तुम भी सुन सुन के शायद, कि नहीं हुए, हो गया ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। मान लो दूर एक इलेक्ट्रॉन रखा है, ये न्यूट्रल एटम है, जितने ज्यादा इसके न्यूक्लियस के पास पावर Z इफेक्टिव उतने ज्यादा वो खींच लेगा उसको। ठीक है, या फिर जितना ज्यादा छोटा एटम ये उतना ही ज्यादा खींचेगा, छोटा एटम मतलब इलेक्ट्रॉन पास में आ पाएगा न्यूक्लियस को, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। इतना है। अगर ये पहले से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये नहीं चाहता ना उस इलेक्ट्रॉन को रखना, तो यहाँ पे चीज उल्टी हो जाएगी कि नहीं चाहता मतलब कम एनर्जी निकलेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये खुद चाहता है, मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है स्टेबल होने के लिए, तो ये जल्दी से उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ये हो गया। अब देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, जितना छोटा एटम का साइज उतना ही ज्यादा वो चाहेगा इलेक्ट्रॉन को लेना, उतनी जल्दी खींच पाएगा ना। तो स्मॉलर द साइज ऑफ एटम ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब मोर नेगेटिव, जितना छोटा एटम होगा मतलब उसका न्यूक्लियस यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएगा एकदम, तो बहुत ऐसे जोर से टकराएगा ना, समझ गए, तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज है ना। मान लो बहुत बड़ा एटम है, उसकी रिंग ये रही, तो इस रिंग में यहाँ से कहीं आएगा तो क्या ही बॉन्ड बनेगा इतनी दूर, समझ गया ना। तो इसीलिए उसमें एनर्जी कम रिलीज होगी। लेकिन मान लो पहली रिंग में ही अगर इलेक्ट्रॉन लेके आना है तो बहुत जल्दी खींच लेगा। समझ में आ रही है ये चीज पक्का सबको। अगला चल रहा है ना, हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव मतलब क्या, न्यूक्लियर का चार्ज, न्यूक्लियस की पावर, जितनी ज्यादा न्यूक्लियस की पावर उतनी तेजी से वो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। और Z मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव होता है ना, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर किसी एटम पे पहले से नेगेटिव है, चलो बाय बाय बेटा, किसी एटम पे अगर पहले से नेगेटिव है तो वो नहीं चाहता ना इलेक्ट्रॉन लेके आना, तो नेगेटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कि जितना ज्यादा नेगेटिव किसी पे होगा वो उतनी कम उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। कोई डाउट? ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट के, अगर मान लो किसी में बहुत ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, तो बहुत ज्यादा अगर शील्डिंग है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएगा ना। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा उतने इलेक्ट्रॉन को एफिनिटी कम, इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। कोई डाउट? ठीक है, पक्का डाउट नहीं आ रहे ना, बस समझ में आ रहा है वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, नींद में बैठे रहते। चलो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ या फुल फील्ड अगर है तो वेरी लेस या जीरो, कितना बोलते हैं, या तो बहुत ही कम या जीरो या पॉजिटिव में बोलते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर हाफ या फुल फील्ड है तो। सो फॉर दिस एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव बोलोगे या जीरो बोलोगे, यही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वेरी लेस। अब मैं बोल रहा हूँ NS1 और NP1 में किसकी ज्यादा है और NP2 और NP3 में किसकी ज्यादा है। सोचो और बताओ ये सही लिखा है या गलत लिखा है।
चलो ये मैं बताता हूँ, पहले देख लो। नॉन मेटलिक जितना ज्यादा हो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो एफ ब्लॉक वाले मेटल होते हैं, पी ब्लॉक वाले नॉन मेटल होते हैं, ये भी याद हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है। और इधर साइज बड़ा होता है, इधर साइज छोटा होता है ना, ऐसा कौन बनाया था, ठीक है। तो छोटा साइज है इधर और इधर नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई डाउट? ठीक है, मुझे ये चीज समझ के बताओ, ये दोनों। फिर इसके बाद एक बोर्ड और भरेंगे और खत्म टॉपिक। फिर एक लास्ट बचेगा, फिर पीरियोडिसिटी खत्म। ये दो हैं, ठीक है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन देता हूं तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देता हूं तो फुलफिल्ड हो जाएगा ना। तो ये ज्यादा चाहता है इलेक्ट्रॉन को खींचना। मान लो मैं NP1 हूं, मेरे बाजू में बैठा है Na, चलो इसको ऐसे देखते हैं, मैं NP1 हूं, मेरे बाजू में ये इधर वाला, ठीक है, ऐसे समझ, इधर वाला मैं NP1 हूं, इस साइड बैठा है NS1 और दोनों को इलेक्ट्रॉन लेना है, सामने को इलेक्ट्रॉन रखा है। तो वो इलेक्ट्रॉन मैं ज्यादा खींचूंगा उस इलेक्ट्रॉन को, ये ज्यादा खींचेगा NS1 उधर वाला ना। वो बोलेगा कि नहीं यार मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके फुलफिल्ड हो जाऊंगा, मैं वो ले भी लूंगा इलेक्ट्रॉन तो कुछ ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ज्यादा तेजी से वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने पास, जितनी ज्यादा तेजी से उसके पास इलेक्ट्रॉन आके टकराएगा या खिंचाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी है ना, ठीक है। अब इसमें देखते हैं NP2 और NP3, ये तो पहले से स्टेबल है, तो ये नहीं चाहता ना उस इलेक्ट्रॉन को लेना, मतलब मैं NP3 हो गया अब इधर और NP2 ये इधर वाला है, तो मैं पहले से स्टेबल हूं, तो मैं क्यों ही उस इलेक्ट्रॉन को लेके और फालतू में एनर्जी लगवा के उसको बिठाऊंगा और खुद अनस्टेबल होऊंगा। लेकिन ये तो ऐसा ना, एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा, तो ये ज्यादा खींच लेगा और जितनी ज्यादा तेजी से ये उसको खींचेगा और बॉन्ड बनाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज। समझ में आई ये चीज? तो ये दो समझ गए कैसे, ठीक है। ये वाला बोर्ड रब कर रहा हूँ, लिख लिया सबने सारा। ये कुछ ब्लू पॉइंट्स मार्क करने हो या कुछ लिखना हो तो लिख लो, ठीक है। इसके बाद एक बोर्ड और लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खत्म। बताए देखो कुछ चीजें पता है अपन लोग पढ़ते हैं ना कॉलेज में, तुम जाओगे ना तुम खुद समझ जाओगे यार कि कुछ भी करते हैं, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता। पहले पता है क्या चलता था, अभी क्या चल रहा है, 2000 वाला चल रहा है, 90s 100। अपन आजाद कब हुए थे ना, 1900 के आसपास से 1900 के पहले तक। अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ना, अच्छा सुनो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। 1947 में आजाद हुए थे अपन, 90s 100 या 90s 100 के पहले तक मेडिकल साइंस कितना ही डेवलप हो गया होगा, मैं बताऊं कितना हुआ था। अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं ना, अगर किसी का RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, RTA का फुल फॉर्म है, ठीक है। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हुआ बहुत ज्यादा, या कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, डिलीवरी के टाइम पे बहुत ब्लड लॉस, तो ब्लड ही चढ़ाते ना, ठीक है। या किसी का एक्सीडेंट हुआ तो पहले ब्लड नहीं चढ़ाते थे, दूध चढ़ा देते थे। मिल्क गूगल कर लेना, मिल्क ट्रांसफ्यूजन 90s 100 के पहले तक चलता था। मर जाते थे ना, कोई बचा कोई मरा, बस एक्सपेरिमेंट से, मुझे नहीं पता कैसे बचे, ठीक है। मिल्क ट्रांसफ्यूजन, हाँ मतलब भगवान ऊपर छोड़ दो भाई, बॉडी जितना उसको फेंक सके बाहर फेंकती होगी, वो तुम देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल मेरे को याद नहीं आ रहा अभी ऐसा कुछ, ठीक है। चलो बाकी ये चीज देखना कि पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता था, पहले मिल्क ट्रांसफ्यूजन, गूगल करके देख लो तुम लोग, करो मिल्क ट्रांसफ्यूजन सर्च करो, मिल्क ट्रांसफ्यूजन, उसमें ईयर आ जाएगा। ये तो पहले दूध चढ़ाते थे, वो कुछ नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे, अब मुझे क्या पता होता था कि नहीं होता, फिर जब धीरे धीरे फिर लोगों को पता लगा नहीं जितने बच रहे हैं उससे ज्यादा तो डेथ हो रही है। मान लो 10 जनों को लगाया और उसमें से 9 तो मर ही रहे हैं, एक पता नहीं, हो सकता है उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी होगी ऐसा। हाँ 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 हाँ, वहां से लेके 1900 के पहले तक देख, मतलब एग्जैक्ट ईयर नहीं है बट 1900 के आसपास या इस टाइम तक, समझ गया ना। हाँ 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 पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत ले। बट ये चीजें तुम्हारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ाएगी, याद रखना। वरना भाई ये है कि उसने बोला ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तुमने पढ़ा होता है, तुमको ना उसका पास्ट पता है ना फ्यूचर पता है, समझ गया ना। ये भाई, और फिर बाद में धीरे धीरे पता लगा कि नहीं जितने बचने चाहिए उससे ज्यादा तो मर रहे हैं, तो बंद कर दिया कि हाँ नहीं मर रहे हैं ज्यादा, तो बंद कर दिया। फिर उन्होंने सोचा ब्लड है, ब्लड की कमी पड़े तो किसी का भी ब्लड चढ़ाओ, फिर दूसरों के ब्लड चढ़ाएं, फिर उसमें किसी के ब्लड से क्लॉटिंग हो रही होगी, तो धीरे धीरे फिर वो ना क्लॉट मतलब ब्लड ग्रुप पता लगा होगा,
कि हाँ ब्लड ग्रुप इसका ये है, तो सेम ब्लड ग्रुप ही चढ़ाते हैं। फिर सेम ब्लड ग्रुप में भी पॉजिटिव नेगेटिव पता लगा होगा RH फैक्टर, तो धीरे धीरे फिर उस पर शिफ्ट किया होगा कि नहीं सेम में भी फिर पॉजिटिव नेगेटिव वाले ही चढ़ाएंगे। अच्छा, ब्लड सभी का सेम नहीं होता, पता है। फॉर एग्जाम्पल जब ब्लड बैंक में अपन जाते हैं, तो मैं तो नहीं, कोई दूसरा एक एग्जाम्पल ले लो, पेशेंट, ठीक है, उसको ब्लड की जरूरत है, क्या वो ये पूछता है कि ये ब्लड मेल का था या फीमेल का था? नहीं। लेकिन अपने हार्मोन्स तो ब्लड में ही होते हैं ना। नहीं, हार्मोन्स कैसे अलग करोगे? देखो, ब्लड 2 या 3 टाइप से चढ़ेगा, या तो होल ब्लड चढ़ता है कि पूरा जैसा ब्लड डोनेट आया ऐसा कैसा चढ़ा दिया, या फिर उसमें से RBC अलग करते हैं, सिर्फ RBC की अगर ज्यादा कमी है तो RBC चढ़ा दिया, किसी को सिर्फ प्लाज्मा की कमी है तो प्लाज्मा चढ़ा दिया, किसी को प्लेटलेट्स की कमी है तो प्लेटलेट्स चढ़ा दिए। ये होता है, ऐसा नहीं कि उसमें तुम हार्मोन अलग कर पाओगे। हार्मोन अलग नहीं कर पाते ना बेटा, वो ये करते सेंट्रीफ्यूज कर दो, उसमें RBC अलग प्लाज्मा अलग, तो RBC अलग चढ़ा सकते हो, प्लाज्मा अलग और प्लेटलेट्स अलग चढ़ा सकते हो। अगर हार्मोन मेरे अंदर मेल भी आ गए तो एक हाँ, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। देखो, अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान, वैसे तो हाँ ऐसे, अच्छा ये चीज़ पता है ना, अगर कोई अल्कोहल ड्रिंक है 24 आवर्स तक तो उसका ब्लड नहीं लेते, क्यों? क्योंकि वो अल्कोहल ब्लड में मिलेगी, और वही तुम सामने वाले को चढ़ाओगे तो फिर उसकी बॉडी में दिक्कत हो सकती है ना। तो सेम ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अपने हर बॉडी में अलग है ना। कुछ हार्मोन हो सकता है ज़्यादा हो, कुछ हो सकता है उस टाइम कम हो, कोई डिजीज़ के कारण कोई दूसरे फैक्टर्स ज़्यादा बढ़ गए हों, तो वो तुमको नहीं पता ना। तुम सिर्फ गिने चुने 4-5 मेन टेस्ट करवाते हैं, जो होता है कि शुगर चेक कर लेते हो या कुछ 2-3 चीज़ें और चेक कर लोगे, या पूछ लेते हो कि हाँ कोई नशा तो नहीं किया 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर, बस, और चढ़ा दिया मतलब ब्लड लेके। बाकी सारे टेस्ट तो तुमने नहीं किए ना कि इसको कौन सी डिजीज़ है कौन सी नहीं है। ये बाकी HIV वगैरह के कर लोगे, लेकिन मतलब जो मेन होते हैं कर लेंगे, बाकी सारे नहीं करते ना ऐसा। तो मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ें पता है गलत चल रही है। नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, बट गलत चल रही है। तुम पहुंचोगे ना कॉलेज में, तुम पहुंचोगे कॉलेज में, तुम सीखोगे अगर सीखना चाहोगे तो, वरना तो वही रटते रह जाओगे तुम भी। MBBS 5.5 साल रटोगे, PG रटोगे 3 साल, स्पेशलाइजेशन रटोगे 3 साल, और जीवन निकल जाएगा। एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ना, मेरे पास 10-12 बुक्स रखी है, बस पढ़ने का टाइम नहीं रहता। 3-4 पढ़ी है मैंने। पहली बुक जहाँ से स्टार्ट किया था वो ये थी, व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल। पहली बुक थी, 3-4 महीने लगे थे मेरे को उसको पढ़ने में। बुक इतनी थी, लेकिन हर दिन 2-2, 3-3, 4-4 पेज पढ़ता था। 500 पेज की बुक है ऐसा। पद्म भूषण अवार्डेड है, डॉक्टर BM हेगड़े इंडिया के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत पुराने। पद्म भूषण बहुत बड़ा अवार्ड है। प्लेसेंटा का बताया था ना मैंने, प्लेसेंटा बिकती है, नहीं हमने नहीं बताया नहीं बताता। प्लेसेंटा अगर मान लो हॉस्पिटल में डिलीवरीज होती है, तो प्लेसेंटा जो रहती है ना, घर वाले थोड़ी घर लेके आते हैं, हॉस्पिटल में फेंक देते हैं ना। लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल में ऐसा इंसान है जो थोड़ा ज़्यादा शातिर है या उसके कॉन्टेक्ट्स हैं कहीं, प्लेसेंटा बिकती है, और अच्छी खासी बिकती है, याद रखना ना, अच्छी खासी बिकती है बेटा। मतलब एक हॉस्पिटल में मान लो दिन की 10 डिलीवरी भी हो रही है, तो वो डिलीवरी से इतने पैसे नहीं कमा रहा होगा जितना प्लेसेंटा बेच के कमा लेगा। मतलब तुम बेचोगे भी किसको? अगर घर भी लेके आ गए तो तुम्हारी पहचान में ऐसा कोई नहीं जो खरीदेगा, है ना, तो तुम नहीं बेच सकते। चलता होगा बेटा, इजीली तो क्या ही चलेगा। चलो अगला, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तुम लोग साल भर पढ़ोगे ना मुझसे तो इतनी चीजें सीख जाओगे। बहुत सारी भाई, आधी याद ही नहीं रहेगी देखो। अच्छा, इंस्टा पे कौन कौन कनेक्टेड है मुझसे? मेरे पर्सनल अकाउंट पे कोई भी नहीं है ना तुम में से? हाँ, पर्सनल वाले पे है ना, उस पे मैं स्टोरीज डालता हूँ डेली। मतलब जब भी मैं स्क्रॉल करता हूँ फीड में आती रहती मुझे बहुत सारी ऐसे, हाँ स्टोरीज, तो उसमें मैं बहुत सारी चीजें फीड में डालता हूँ। देखता होगा कभी, या पढ़ता ही नहीं होगा? पढ़ता है, बहुत अच्छे अच्छे कॉर्ड्स है वो, या तो कॉर्ड्स हो गया, कोई रिसर्च अगर लेटेस्ट आई होगी तो हमेशा पब्लिश करता हूँ ऐसा। मेरा आई यश पाटीदार 99 शायद, हाँ ये, हाँ तो बोल रहा हूँ ना पर्सनल वाला ऐसा, उसी पे बैठा। और ये जो इस पे रील्स वाला है वो तो फिर ये सिर्फ बायो वाला है अपना।
डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा, नाम सुना है तुम लोगों ने कभी? ठीक है, कॉपी के पीछे कहीं 3 नाम लिख लो। ये चाय वाला लिप्टन नहीं है, साइंटिस्ट है ना। ग्रीक ब्रेड एंड ब्रूस लिप्टन, जॉर्ज डिस्पेंजा। अगर तुम में से कोई भी एनर्जीज वाली चीज़ों में बिलीव करता है या समझने की कोशिश करता है, ढंग से समझना चाहता है, इनमें से किसी के भी लेक्चर देख सकते हो। ऐसा मेरा फेवरेट है ब्रूस लिप्टन, इससे मैंने चीज़ें सीखना शुरू की थी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ लिया, समझ लिया क्या होता है, इसके पहले कुछ पॉइंट्स देख लिए। अब वेरिएशन लेफ्ट से राइट में क्या हो रहा है, टॉप से बॉटम में क्या हो रहा है, और वहाँ क्यों चेंजेस होंगे और क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सेकंड पीरियड। ठीक है, जो चीज सेकंड पीरियड में चलेगी बाकी सब में चलेगी। ठीक है, ये अपना होता है लाइबे बैकनॉफनी। अब इसमें इसके पहले अपन ने क्या टॉपिक पढ़ा था? अरे गधों, हाँ सेंट्रल क्या, अरे टॉपिक बेटा पूरी हेडिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, उसमें जो ये बैकनॉफ ने लिखा था, मैंने क्या बोला था, सिर्फ ऑर्डर यहां और यहां फ्लिप हो रहा था, इंटरचेंज बस। और तब ये बोला था कि जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो मैं हाफ फील्ड फुल फील्ड को उठा के पीछे फेंक दूंगा। सुना था मेरे मुंह से? ठीक है, हाँ कल ही भाई। चलो, तो ये वाली जो चीज है कि सिर्फ इंटरचेंज हो जाता है, ये काई में हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस और प्लस के हिसाब से देखते हैं ना अपन चीजें। ठीक है, तो नियॉन में मैं क्या बोलता हूँ, अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नियॉन के इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, बिल्कुल चाहता ही नहीं ना, तो उसको उठा के सीधा पीछे फेंक दूंगा, क्योंकि हाफ पूरा फुल फील्ड है वो तो। फिर फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, जेड भी ज्यादा है, इधर से इधर साइज छोटा होता है, जेड भी इंक्रीज होता है। तो अगर साइज छोटा है, जेड इंक्रीज, तो सबसे ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन यही खींचेगा और सबसे स्ट्रांगली खींचेगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। तो फ्लोरीन के सबसे मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। फिर ऑक्सीजन होगा। फिर नाइट्रोजन तो हाफ फील्ड आ गया ना, तो ये नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन लेना, तो जो नहीं चाहते उनको पीछे फेंक दो, इसको उठा के पीछे फेंका। फिर कार्बन की होगी, साइज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। फिर बोरॉन होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर बेरिलियम तो फुल फील्ड है, पीछे फेंक दिया। ठीक है, और बोरॉन और लिथियम में फ्लिप करना है। देखो, लिथियम को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो स्टेबल हो जाएगा ना, बोरॉन को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको, तो इसीलिए ये दोनों भी क्या करते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। ये बाकी फुल फील्ड वाले एकदम पीछे फेंक देता हूं, ये इसमें है चेंज है। आया समझ में? तो देखो, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन आना चाहिए, लेकिन लिथियम क्यों आ रहा है? क्योंकि बिकॉज लिथियम आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन गेट स्टेबल। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, जो नीचे लिखा है ये लिखा है, बिकॉज लिथियम आफ्टर गेन इलेक्ट्रॉन गेट स्टेबल। तो लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा ना। आया समझ में? ये फिर बोरॉन, ठीक है, ये हो गया। अब जो 3 को पीछे फेंका था, इन 3 में से भी फिर मैं किसकी ज्यादा रखूं कि हाँ ठीक है, फिर भी कौन ले लेगा? हाफ फील्ड, उसके पास जगह तो है ना। हाफ फील्ड कौन है? नाइट्रोजन, तो उसको रख दिया। अब फुल फील्ड वाले रखता हूं। अब फुल फील्ड में भी 2 है मेरे पास, एक ये एस का फुल फील्ड है और वो पी का है। लेकिन यहां तक आते आते तो एस का भी फुल है और पी का भी फुल है ना इसके पास, और कुछ जगह ही नहीं बची, तो इसको सबसे पीछे फेंकूंगा ना। और इसके पास एस का फुल है लेकिन पी की जगह तो खाली है, तो जगह खाली है इसीलिए इसको यहां रखा, और एन के पास बिल्कुल जगह है ही नहीं तो उसको सबसे पीछे फेंका। आया ऑर्डर समझ में? तो जो हाफ और फुल फील्ड है उनकी आयनाइजेशन का सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। तो इन तीनों की क्या होगी? पॉजिटिव, एंडोथर्मिक। इन सबकी बाकी की क्या हो जाएगी? नेगेटिव। फ्लोरीन की मोस्ट नेगेटिव, ये क्वेश्चन आते हैं। बोरॉन है ना लास्ट में नेगेटिव में, तो बोरॉन की क्या है? लेस नेगेटिव। ये लिफ्ट तो क्या, हाँ लिफ्ट बोला, लेस नेगेटिव। फिर पॉजिटिव में लेस पॉजिटिव इसकी है, तो नाइट्रोजन को क्या बोलूंगा मैं?
लेस पॉजिटिव। सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसकी होगी? नियॉन। तो मोस्ट पॉजिटिव, ये 4 वर्ड याद रहेंगे। मोस्ट नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस पॉजिटिव, मोस्ट पॉजिटिव, और ऑर्डर ये वाला रहेगा अपना। क्लियर है? ये ऑक्सीजन काटा हुआ नहीं है, वो ऑक्सीजन है। क्लियर है ना सब लोगों को ये चीज? अब पता है कभी कभी अगर पूरे ऑर्डर में पूछ ले, ठीक है, कि फिर भी अगर फ्लोरीन की मोस्ट नेगेटिव है तो इसकी लीस्ट नेगेटिव बोल सकता हूँ ना मैं। अगर वो पॉजिटिव का मतलब वर्ड दे ही नहीं रहा है पॉजिटिव, और सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव पे ही बोल रहा है, तो मैं फिर इसको लीस्ट नेगेटिव बोलूंगा। मोस्ट नेगेटिव हो जाएगा, लीस्ट नेगेटिव ही हो जाएगा। अगर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही वर्ड दे रहा है तो लीस्ट पॉजिटिव ये और मोस्ट पॉजिटिव ये, मतलब कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना? मोस्ट नेगेटिव, मोस्ट पॉजिटिव। उसके बाद फिर तुम सारे इंटरचेंज कर सकते हो अगर बेसिक इंग्लिश आती है। लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव, तो 4 जो पूछे जाते हैं मेन वो मैंने लिख दिए। इससे भी ज्यादा कंफ्यूज करे सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव दे तो तुमको पता है इधर वाला मोस्ट पॉजिटिव, सबसे इधर वाला लीस्ट पॉजिटिव। सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव दे तो इधर वाला मोस्ट नेगेटिव, इधर वाला लीस्ट नेगेटिव। क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? गुड। ये हुआ क्लियर सबको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब टॉप से बॉटम में क्या होता है? लेस नेगेटिव होती जाती है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। सबसे ऊपर वाले का साइज छोटा है तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी, मतलब मोस्ट नेगेटिव ऊपर वाले पे निकलेगी। और जैसे जैसे नीचे आते जाऊंगा, दूर है ना वो, तो लीस्ट नेगेटिव निकलेगी। तो टॉप से बॉटम में लेस नेगेटिव होती जाती है। आ रहा है? इसको डिक्रीज और इंक्रीज नहीं बोलते हैं, क्योंकि डिक्रीज इंक्रीज फिर तुम सिंबल जब आ जाएगा तब कंफ्यूज कर जाओगे। तो लेस नेगेटिव बोलेंगे तो ज्यादा बेटर याद रहता है। ठीक है? और लेफ्ट से राइट, इधर से इधर, इधर से इधर क्या हो रहा है? बढ़ रही है, मतलब मोर नेगेटिव बोलूंगा मैं। इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मोर नेगेटिव या लेस नेगेटिव। इन्हीं वर्ड्स पे चलता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है? हैलोजेंस की सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इधर यही आते हैं। जीरो ग्रुप को तो उठा के पीछे फेंक दिया था, तो सबसे इधर ही है। तो हैलोजेंस हैव द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है? एलिमेंट्स देखो, हैलोजन है ना हाईएस्ट नेगेटिव वाला, और हैलोजन की प्रॉपर्टी होती है सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचने की। फ्लोरीन है अगर, तो फ्लोरीन सामने वाले से बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ना, तो सामने वाले को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज। खुद क्या हो गया? रिड्यूस। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे इधर वाले हैं ना वो, तो मतलब जिनकी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या है? देखो, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब निकल रही है? जब उसने किसी सामने से इलेक्ट्रॉन लिया। मैं बोलूं अगर मेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसका मतलब क्या? मैंने सामने वाले से इलेक्ट्रॉन तेजी से ले लिया फटाफट और अपने शेल में रख लिया, तभी तो एनर्जी निकली है वो बॉन्ड बनने पे। तो मेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब होगी? जब सामने वाले से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मतलब सामने वालों को मैंने क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज। और खुद क्या हो गया? वो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस। ऑक्सीडाइज रिड्यूस इसीलिए पढ़ाया था बेसिक में। ठीक है? तो एलिमेंट्स हैविंग हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब फ्लोरीन वाला फैमिली, एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है? सामने वाले को ऑक्सीडाइज और खुद रिड्यूस। ठीक है? और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? फ्लोरीन। अगर एग्जांपल लेना हो तुमको तो इधर से, है ना? और फ्लोरीन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना? सारी जो समझ में आ रही है अब? चलो अगला पॉइंट इधर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ सक्सीडिंग एलिमेंट बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्मॉल साइज। देखो ये इंग्लिश में जो लिखा है ना इसने, ये लिखा है, बैकनॉफ नहीं लिखते हैं। ये बोल रहा है ऑक्सीजन और फ्लोरीन की सक्सीडिंग एलिमेंट, मतलब उसके नीचे वाला है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑक्सीजन के नीचे क्या था? स्टाइल से टी। तो सेकंड वाली रिंग में है ना ऑक्सीजन और फ्लोरीन, सेकंड पीरियड में ना ऑक्सीजन फ्लोरीन, मतलब 2 ही रिंग होगी। ऑक्सीजन के पास भी 2 रिंग, फ्लोरीन के पास भी 2 रिंग। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड रिंग में आ रहा है, और सेकंड रिंग में अभी यहाँ तक 7 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। फ्लोरीन के पास 7 होते हैं ना आउटर मोस्ट में, 2 s के और p के 5, 7। ठीक है? तो 7 अगर इसके इस रिंग में भरे हैं सेकंड रिंग में, मैं बोल रहा हूँ एक और इलेक्ट्रॉन मेरे को लाके इसमें रखना है,
आ रहा है फोन में पक्का? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाकी इसमें फिर लड़ाई झगड़े करवाएगा ना, धक्का मुक्की, क्योंकि जगह कम है। अब यही बात अगर मैं क्लोरीन के लिए करूं तो क्लोरीन में 3 रिंग, एक और रिंग है, बड़ी रिंग है, और क्लोरीन 3rd पीरियड में आता है, उसमें भी इसमें 7 है तीसरी रिंग में। तो बड़ी रिंग में 7 इलेक्ट्रॉन रखना और फ्लोरीन में छोटी वाली रिंग में 7 इलेक्ट्रॉन रखना, और फिर एक और इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना छोटी वाली में, फिर बड़ी वाली में ऐड करना। तो अगर कोई रिंग बहुत बड़ी है उसमें पहले से 7 है और फिर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, ज्यादा रिपल्शन या धक्का मुक्की नहीं होगी। लेकिन अगर अंदर वाली रिंग है, सेकंड रिंग है, जैसे फ्लोरीन की बात है, फ्लोरीन में सेकंड आउटर मोस्ट है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ तो ज्यादा धक्का मुक्की होगी, तो वो नहीं चाहेगा ना, वो बॉन्ड बनने ही नहीं देगा इतना स्ट्रॉन्ग। लेकिन क्लोरीन वाले में तो बॉन्ड बन जाएगा ना। तो इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है फ्लोरीन से, बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, फास्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, सिलिकॉन की ज्यादा होगी कार्बन से, एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी बोरॉन से। मतलब पूरे 3rd पीरियड की, इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाँ, 3rd पीरियड की ज्यादा होती है 2nd पीरियड के एलिमेंट से। ये देखो एग्जांपल लिख दिया, समझ में आया क्यों, रीजन समझ गया ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब वही जो पॉइंट था वो ग्रुप के लिए वही सेम बात करेगा आप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 3rd पीरियड इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 2nd पीरियड। 3rd पीरियड की ज्यादा होती है 2nd पीरियड से, ठीक है, ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप नीचे वालों से। फ्लोरीन लिखा, क्लोरीन लिखा, स्मॉल साइज लार्ज साइज, समझ में आ रही है। मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्मॉल साइज है तो, छोटा साइज है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, लार्ज साइज है तो लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। ठीक है, नो एक्स्ट्रा शेल या ऑर्बिट, फ्लोरीन में 2 ही शेल है ना, और क्लोरीन में एक्स्ट्रा 3D आ जाता है, उसके पास जगह भी इलेक्ट्रॉन को रखने की। क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, जाना है, चले जाओ। नहीं आप बर्थडे मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ। हाँ चले जाओ, क्योंकि ये पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद और लिखवाना है अभी। ठीक है, तो तब तक बैठ जाओ शांति से। तो नो एक्स्ट्रा शेल या ऑर्बिट, इसमें एक्स्ट्रा 3D फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन, उसमें जगह भी होती है ना 3rd में, तो जगह भी है, बहुत ज्यादा भी है, रिपल्शन भी कम हो रहा है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन आएगा और बॉन्ड बनाएगा। तो इसीलिए क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। कोई डाउट? ठीक है, ड्यू टू द स्मॉल, अब वही उसका थ्योरी लिखा है, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है, या एक कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन सफर्स मोर रिपल्शन। जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको धक्का मुक्की रिपल्शन ज्यादा फील होगा क्योंकि स्मॉल साइज है। लेकिन वही क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द लार्ज साइज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब ये कुछ ऑर्डर्स मैंने लिखे हैं। ऑर्डर्स कैसे हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखो नाइट्रोजन फास्फोरस है ना, इसको एक बार इससे कंपेयर किया, एक बार इससे कंपेयर किया, ठीक है, एक बार ये ऑक्सीजन और सल्फर वाली चीजें इससे कंपेयर की, और एक बार ये पूरी ऑक्सीजन वाली फैमिली कंपेयर कर दी। ठीक है, एक बार क्या किया उसने, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब पूरा वो ग्रुप कर दिया, और उसमें क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, ऊपर से नीचे कम होती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है ना। ठीक है, सेकंड सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। देखो सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, तो ये जो ग्रुप है नाइट्रोजन वाला, ये तो पॉजिटिव शो करता है ना, तो इसकी तो पक्का इन दोनों से कैसे भी कंपेयर कर लो कमी होगी। और इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, सल्फर की, तो सल्फर मोर देन ऑक्सीजन, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव ही होती है, तो पॉजिटिव में भी फिर भी अगर कंपेयर करूं तो नीचे वाले की बेटर है। सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। आया कैसे किया। अगला सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। अब इन चारों को कंपेयर किया है, तो इनकी तो पॉजिटिव तो उठा के मैंने उधर फेंक दिया था, तो यही बचे ना यहाँ पे, बस आ रहा है इधर बेटा, और डिजाइन इधर। ठीक है, सिलिकॉन की ज्यादा होती, सिलिकॉन की ज्यादा होगी कार्बन से, फिर जो इधर फेंका था उन दोनों में से किसकी होगी, फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन। तो सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। कोई डाउट। ठीक है, अगले ये ऑक्सीजन वाली फैमिली का याद रखना है। देखो ये होता है ना ओरिजिनल स्टाइल से टीपो, ठीक है, तो ये कहाँ है यार,
ये होता है। लेकिन ऑर्डर कैसा हो गया इसका, ऑक्सीजन को उठा के उसने सबसे आखिरी में फेंक दिया, ठीक है। एक ये याद कर लेना तुम लोग कि सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फिर ऑक्सीजन आता है। तो ऑक्सीजन को उठा के उसने क्या किया, सबसे लास्ट में फेंक दिया है, ठीक है। फिर एक और ये लास्ट इसका पूछा था, ऑक्सीजन फ्लोरीन, सल्फर क्लोरीन। तो इनसे तो इनकी ज्यादा ही होती है नेगेटिव में, और इन दोनों में भी किसकी, क्लोरीन की। तो क्लोरीन फिर फ्लोरीन, क्लोरीन फिर फ्लोरीन। फिर इन दोनों की देखूंगा तो इन दोनों में सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है। याद रहेगी ये चीजें। तो इतने सारे ऑर्डर्स हो गए। अब 2 पॉइंट और बचते हैं बस मेरे पास, जो तुमको इसमें पढ़ाना है, ठीक है। वो 2 पॉइंट्स लिख के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खत्म करते हैं। चलो पढ़े इधर। चलो कुछ 3-4 पॉइंट और छूटे हुए हैं जहां से शायद तुम कंफ्यूज हो सकते हो, वो पॉइंट भी समझा देता हूं, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपनी साइड से पूरा बेस्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैव लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल कॉन्फिगरेशन। कोई डाउट? नाइट्रोजन और फास्फोरस बताया था कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में हाफ फील्ड होता है, इसलिए इसको उठा के पूरे ग्रुप को पीछे फेंक दिया। तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। कम होती है मतलब या तो पॉजिटिव ही बोलते हैं ना, ठीक है, 0 है पॉजिटिव जो बोला अपन ने, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड। इतना हो गया। सेकंड, ये पॉइंट अगर आता है तो याद रखना सही है, ठीक है। चलो देखो, नाइट्रोजन ये, फास्फोरस ये, फ्लोरीन ये, क्लोरीन ये। तो फ्लोरीन क्लोरीन में ज्यादा नेगेटिव किसकी होगी, क्लोरीन जी। क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन दिस। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन की 0 ले लूं, जैसे मैंने बोला ना, या तो 0 या पॉजिटिव, तो अगर मैं 0 ले रहा हूं तो इसकी तो नेगेटिव होगी ना, क्योंकि फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा ही होगी। अगर इसकी 0 है तो इसकी तो कुछ तो होगी, ठीक है। तो इसकी फिर भी कहीं ना कहीं जो लिखा है या नेगेटिव में, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन की अगर पॉजिटिव ले रहा हूं तो उसके कंपेयर में फास्फोरस की तो ज्यादा ही होगी, और ज्यादा मतलब नेगेटिव के टर्म्स में ज्यादा, ठीक है। तो वाइल दैट ऑफ फास्फोरस इज नेगेटिव, तो ये पॉइंट याद रखना, फास्फोरस की नेगेटिव है और नाइट्रोजन की पॉजिटिव। अगर ये वर्ड आता है तो सही है, तुम दोनों को पॉजिटिव मत कर देना, ठीक है। अगर स्टेटमेंट आता है तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्लोरीन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलूं तो भी सही है, स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना। क्लोरीन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सही है। क्लोरीन हैव द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सही है। वो नेगेटिव बोले चाहे नहीं बोले, तुमको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को नेगेटिव में ही सोच के क्वेश्चंस करने हैं। तो क्लोरीन हैव द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसके बाद अगला टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा ना। पूरी पीरियोडिक टेबल का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। पूरी पीरियोडिक टेबल का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एटम कौन है, क्लोरीन। ये याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले तो फ्लोरीन। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या, ठीक है। ये हो गया। अब ये पॉइंट दोनों समझो। फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी। एक एटम है, उसको आयनाइज करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से हटाना है, एनर्जी दी, बॉन्ड टूटा, ठीक है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन किसके बराबर होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन आएगा और फिर वो एनर्जी निकलेगी माइनस में। ये आता है, मान लो न्यूट्रल एटम है, इससे ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस पे बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मेरे को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो आयनाइज हुआ ना, तभी होगा। मतलब ये एनर्जी मैंने दी पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव की आयनाइजेशन एनर्जी दी फर्स्ट, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में, वो हट गया। अब जो कैटायन बना था, इसमें जब मैं वापस से उस इलेक्ट्रॉन को लेके आऊंगा तो ये बॉन्ड बनने में कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, जितनी दी थी, तो माइनस में है ना रिलीज की, तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने में जो भी एनर्जी लगती है वो किसके बराबर होती है, नेगेटिव ऑफ पहले इलेक्ट्रॉन को लाने में, मतलब उसके कैटायन में लाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर हुआ। सेकेंड, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, पहला निकाल दिया मैंने, ठीक है, हटा दिया। अब मैं बोल रहा हूँ एक और इलेक्ट्रॉन निकालना। एक और इलेक्ट्रॉन जब मैं निकाल रहा हूँ तो मेरे को और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी दी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसके पास जो भी, ठीक है, 2 चार्ज आ गए, 2 + चार्ज आ गए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इससे कैसी होगी। अब मान लो वही एटम था, उसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन मैंने पहले से रख लिया, माइनस हो गया। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लेके आना है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन में तुम्हें को एनर्जी लगेगी ना, तो सेकेंड को निकालने में जितनी एनर्जी लग रही थी उतने ही सेकेंड को रखने में भी लगेगी, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो पॉजिटिव में ही होती है, सिर्फ फर्स्ट नेगेटिव में होती, बताया था। तो सेकेंड तो ये भी पॉजिटिव, सेकेंड ये भी पॉजिटिव, आयनाइजेशन ये पॉजिटिव, लेकिन पहली वाली नेगेटिव,
आया समझ में क्या था? ठीक है चलो, अब ये कुछ ऑर्डर्स अपन को फिल करने हैं। ये ऑर्डर्स किसके बेसिस पे हैं? देखो अपन ने दो टॉपिक पढ़ लिए, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अपन आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ध्यान में रखते हुए आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऑर्डर्स लिखने हैं। मैंने समझ लिया कि आयनाइजेशन का क्या हो रहा है इधर से इधर, मैंने समझ लिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या हो रहा है, तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता सकता हूँ एलिमेंट की कि हाँ ये एलिमेंट कैसे काम कर सकता है। देखो केमिस्ट्री है मतलब केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का ही आना जाना, उसके अलावा और क्या होगा? सबसे छोटी चीज एटम ही हो सकती है केमिस्ट्री में। न्यूक्लियस से ना चीजें निकलेगी ना चीजें आएगी, बचा क्या? इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी रिएक्शन कर रहा है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा कहीं, या किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, या अट्रैक्ट कर रहा होगा या रिपेल कर रहा होगा उसके इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस जो भी है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में ही सारी चीजें हो रही ना। और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड दो चीजें अपन ने पढ़ ली कि आयनाइज कैसे करते हैं, उसमें आयनाइजेशन ज्यादा कम, टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट। और इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, देने वाले भी पढ़ ली मतलब आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन लेने वाली भी पढ़ ली। रिएक्शन में दो ही चीजें हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है या इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जाने वाली आयनाइजेशन एनर्जी, आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब ये दोनों चीजें मैंने हर एक एटम की पढ़ ली कि इसका आयनाइजेशन क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका टॉप से बॉटम सारे बन, तो अब मैं कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी बता सकता हूँ ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है जो मैं इन दोनों के बेसिस पे फाइनल कंक्लूड करूंगा, वो तुम लोग साथ में कंक्लूड करवाओगे, ठीक है। लेफ्ट से राइट में बोल रहा हूँ मेटेलिक का क्या होता है, लेफ्ट से राइट। ये चीज तो मैं पहले सिखा दिया ना कि सबसे इधर क्या होता है मेटल, इधर नॉन मेटल। तो नॉन मेटल बढ़ रहा है ना इधर से इधर। या फिर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग। तो मैंने ये पढ़ा है कि इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली पावर बढ़ती है, या फिर नेगेटिव में जो भी अपना था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। नेगेटिव में बढ़ रही मतलब इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच रहा है, ठीक है, या अच्छे से खींच रहा है मतलब ज्यादा नॉन मेटल होगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ऐसे याद रख लो, एस ब्लॉक के मेटल, इधर के नॉन मेटल, इधर से इधर नॉन मेटलिक बढ़ता है। वो इसके बेसिस पे अगर करते तो वो रीजन है, ठीक है। मेटलिक लेफ्ट से राइट में क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, नॉन मेटलिक इंक्रीजेस, टॉप से बॉटम। अगर इधर से इधर नॉन मेटल बढ़ रहा है तो ऊपर से नीचे क्या बढ़ेगा, मेटल, क्योंकि ऊपर से नीचे साइज बढ़ते जाता है ना। साइज बढ़ रहा है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। और मेटल की तो प्रॉपर्टी होती है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जितना ज्यादा बड़ा नीचे वाला साइज, ऊपर वाले के कंपेयर, ये छोटा आइटम इतना बड़ा आइटम, तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देगा नीचे वाला। तो नीचे वाला अगर आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक रहा है मतलब वो ज्यादा अच्छा मेटल है। ऊपर वाला नहीं फेंक पा रहा, तो ऊपर से नीचे क्या मेटलिक बढ़ती है। तो टॉप से बॉटम में मेटलिक क्या होगी, इंक्रीज, और नॉन मेटेलिक डिक्रीज। कोई डाउट, ठीक है। रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूसिंग। देखो पहले लेफ्ट से राइट चेक कर लेते हैं। इधर कोई एक एटम है, इधर फ्लोरीन है, मेरे को पता है। तो इधर फ्लोरीन है, फ्लोरीन सामने वाले को हमेशा ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी रखता है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज, खुद रिड्यूस, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा ना। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लेफ्ट से राइट में बढ़ रही है, लेफ्ट से राइट में ऑक्सीडाइजिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो टॉप से बॉटम में कमी होगी। अगर ऑक्सीडाइजिंग लेफ्ट से राइट में बढ़ रही है तो रिड्यूसिंग तो कमी होगी ना। तो रिड्यूसिंग कम और इधर बढ़ जाएगी टॉप से बॉटम में, है ना। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, सामने वाले को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज होना। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, खुद का इलेक्ट्रॉन देना। तो ऊपर से नीचे साइज जितना बड़ा वो आराम से इलेक्ट्रॉन दे देता है सामने वाले को, तो वो चीज सही है। कोई डाउट किसी को। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल, मेटल की स्टेबिलिटी टॉप से बॉटम में क्या होगी, लेफ्ट से राइट में क्या होगी। देखो ऊपर से नीचे मेटलिक बढ़ता है और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन भी आराम से दे रहा है, तो वो स्टेबल थोड़ी है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल लेफ्ट से राइट, पहले टॉप से बॉटम का देखते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल टॉप से बॉटम में डिक्रीजेस, तो लेफ्ट से राइट में इंक्रीज कर दूंगा, आया। फिर रिएक्टिविटी है, देखो हाँ, रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शन करना। तो नीचे वाला मेटल बहुत बड़ी साइज का, ऊपर वाला मेटल छोटी साइज का। तो नीचे वाला मेटल ज्यादा रिएक्शन करता है ना, तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस टॉप से बॉटम। तो टॉप से बॉटम में रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीजेस, और तो लेफ्ट से राइट में डिक्रीजेस। कोई डाउट। बेसिक ऑक्साइड का नेचर, इधर क्या है, मेटल है। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। इधर क्या है,
नॉन मेटल है। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक, क्योंकि नॉन मेटल में एग्जांपल दिया था कार्बन का, कार्बन नॉन मेटल है। CO2 कैसे होती है? एसिडिक। इधर कैल्शियम का दिया था चूना, या फिर मैग्नीशियम का इनो, तो ये सब कैसे? बेसिक। तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। तो इधर सबसे ज्यादा नॉन मेटल होगा ना, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड भी इधर ही होगा, तो एसिडिक ऑक्साइड का ऑर्डर इधर से इधर बढ़ेगा ना। तो एसिडिक ऑक्साइड इधर से इधर, मतलब लेफ्ट से राइट में इंक्रीजेस, तो इधर से इधर यहाँ पे डिक्रीजेस, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड, बेसिक मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो सबसे इधर वाला ज्यादा मेटल होता है, तो सबसे ज्यादा बेसिक यही होगा, तो इधर से इधर तो कम हो रहा है ना, तो बेसिक डिक्रीजेस और ये इंक्रीजेस। कोई डाउट? अब 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से अपन, ताकि टॉपिक पूरी तरीके से रैप अप और कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मैं 3-4 क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ और आप लोग एक बार ट्राई करोगे खुद से सॉल्व, फिर मैं सिखा दूंगा, ठीक है। चलो, ये 6 क्वेश्चंस दिए हैं, 6 के 6 क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। मैंने जब अपने टाइम पे अपनी बुक से लगाए थे, उसमें जो मेरे गोले जाते हैं या जो मेरे गलत गए थे, जो मुझे लगा था नहीं यार ये थोड़ा कॉन्सेप्ट से हटके थोड़ा जा रहा है, ऐसा कुछ है, वो क्वेश्चन है 6। नॉर्मल तो तुम खुद भी कर लोगे, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? देखो, जैसे मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे उधर वाले की, लेकिन हाफ और फुलफिल वालों को उठा के पीछे फेंक दिया था, तो लीस्ट उन्हीं की होगी ना। तो ये तो 5 है, मतलब कौन से? P में 5 तो फ्लोरीन वाली फैमिली है, ठीक है। तो P में 5 कौन हो गया? फ्लोरीन वाली फैमिली। P में 2 कौन हो गया? कार्बन वाली फैमिली। P में 3 कौन हो गया? नाइट्रोजन वाली फैमिली। P में चौथा कौन हो गया? BCNO, ऑक्सीजन वाली फैमिली। तो इनमें से कौन है जिसकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है? जो उठा के आखिरी में फेंक रहा हूं, नाइट्रोजन। क्लियर हुआ? किसी को डाउट? पक्का? तो यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना कि लीस्ट मतलब पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, कम पॉजिटिव ले रहे हैं, कम नेगेटिव ले रहे हैं, सोचना ही मत इतना। लीस्ट मतलब आखिरी वाला, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हमेशा नेगेटिव से देखते हैं, क्योंकि अगर ये चीज तुम नॉर्मल जाओगे स्केल में, तो स्केल में अपन क्या सोचते हैं? जो जितना प्लस हो उतना ज्यादा, जो जितना माइनस हो उतना कम। लेकिन यहाँ ये चीज ऐसा नहीं होता ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखा ही नेगेटिव से जाता है, तो जो जितना ज्यादा नेगेटिव हो उतना ज्यादा बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला। इसीलिए ये क्लियर है, ये लीस्ट होगा, है ना। तो लीस्ट पूछा था तो अंडरलाइन कर लेना उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच हैव द मोस्ट नेगेटिव सबसे इधर वाले की फ्लोरीन वाले होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी, एंड विच हैव द लीस्ट नेगेटिव। तो ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें पहला वाला मोस्ट नेगेटिव हो, दूसरा वाला लीस्ट नेगेटिव हो, ठीक है। तो मोस्ट नेगेटिव वाले की साइड में एरो करते जाता हूं। फ्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा है, फ्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा है, क्लोरीन सल्फर में पक्का, क्लोरीन फास्फोरस में क्लोरीन ज्यादा है। अब 3 आ रहे हैं, तो मोस्ट नेगेटिव पहला होना चाहिए और लीस्ट नेगेटिव दूसरा होना चाहिए। 3 आ रहे हैं, अब इन तीनों में से भी कैसे सिलेक्ट करेंगे फिर? सोचो। हाँ, मोस्ट, हाँ बताओ। CD, बाकी फास्फोरस। देखो, मोस्ट नेगेटिव, लीस्ट नेगेटिव, मतलब मोस्ट पॉजिटिव भी बोल सकता हूं ना, है ना। तो गैप मतलब देखो, भले ये दोनों, ये 3 आ रहे हैं, अब फिर भी मेरे को एलिमिनेट करना हो तो मेरे को ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो और सबसे ज्यादा नेगेटिव हो। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव में ये तो ठीक है, क्लोरीन ही है। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है? नाइट्रोजन के नीचे आता है ना फास्फोरस, तो वही ग्रुप है पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो लीस्ट नेगेटिव का मतलब मोस्ट पॉजिटिव, तो उस चक्कर में फिर ये वाला हो जाएगा अपना। समझ में आ गया ना कैसे करोगे अप्रोच पॉजिटिव नेगेटिव को? इसीलिए बहुत ज्यादा घुमाता है यहाँ पे। एनर्जी रिलीज इज मैक्सिमम इन, एनर्जी रिलीज कब होती है? जब वही इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है, तो एनर्जी रिलीज मिनिमम किस में होगी? मतलब या तो पॉजिटिव होना चाहिए, मिनिमम मतलब पॉजिटिव, या फिर सबसे कम। हाँ देखो, उसने बोला एनर्जी रिलीज मिनिमम, मतलब इलेक्ट्रॉन आता है जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज। जो नहीं चाहता बॉन्ड बनाना उसमें तो और एनर्जी लग जाएगी ना, ठीक है।
तो एनर्जी रिलीफ, इसमें तो एनर्जी रिलीफ होगी नहीं ना, नाइट्रोजन वाले में, नाइट्रोजन वाला ग्रुप है उसमें फास्फोरस की ज्यादा होती है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन फ्लिप करवाया था, ये होनी सबकी पॉजिटिव चाहिए थी, लेकिन आखिर में एक स्टेटमेंट लिखवाया था ना मैंने तुमको कि फास्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। ज्यादा मतलब कैसे, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? नेगेटिव में। फिर बाकी इन सब की पॉजिटिव में मान लूंगा, ठीक है। या फिर अरे उसको ऐसे देखो, एनर्जी रिलीफ मिनिमम, एनर्जी रिलीफ मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव, एनर्जी रिलीफ मिनिमम मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिव। बात ही खत्म, क्लियर हो गया, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीव्ड इन, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीफ का ही में होगी, मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव, वो बोले चाहे नहीं बोले, सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन। हाँ क्लोरीन, फ्लोरीन थोड़ी होगा, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन होता है ना, ठीक है। देखो O-2 है क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है कि फ्लोरीन? क्लोरीन की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये ना एनर्जी रिलीफ, इसमें तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं चाह रहा है ना आना। बट आपने बोला था कि वो न्यूक्लियस के पास है। हाँ देखो, फ्लोरीन में 2 ही रिंग है, क्लोरीन में 3 रिंग है। अब मैं बोलता हूँ कि जो अपन ने रीजन पढ़ा कि थर्ड पीरियड वाले की ज्यादा होती है सेकंड पीरियड वाले से, क्यों? क्योंकि इसमें जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो कम रिपल्शन के साथ अच्छा बॉन्ड बना लेगा। फ्लोरीन में अगर वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बॉन्ड ही नहीं बना पा रहा है ना, इतना उसको धक्का मुक्की इतनी हो रही है, तो बॉन्ड नहीं बना पा रहा है तो एनर्जी रिलीफ नहीं होगी, बॉन्ड बनेगा तभी तो एनर्जी रिलीफ होगी। ये रीजन था ना कि क्लोरीन की ज्यादा होती है, क्लोरीन मोर देन फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। मोर का मतलब क्या? मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो क्लोरीन आएगा। ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि पॉली नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो पहले के बाद दूसरा जब इलेक्ट्रॉन आया होगा तो पॉजिटिव हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें तो निकाल रहा है, तो ये तो इसका ऑप्शन ही नहीं हुआ ना, मैंने रिलीव्ड बोला है उसने, तो इसमें तो प्लस से +2 मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगी है ना, आयनाइजेशन का क्वेश्चन हो गया, तो ये तो बात ही नहीं है। F से F-, तो फिर इन दोनों में देखना था तो क्लोरीन ज्यादा होता है, बात ही। अगला, इन विच लीस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। लीस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड का मतलब देखो सब नेगेटिव है, तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे कम एनर्जी मेरे को लगेगी? हाँ ये थे अपने, ठीक है, ये एलिमेंट्स है ना। इन विच लीस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, किससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुझे सबसे कम एनर्जी लग रही है। इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लग रही है उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किस में लग रही है? जो साइज बड़ा होगा। तो इन दोनों में से पूछूं तो आयनाइजेशन पक्का क्लोरीन की कम लग रही होगी, तो फ्लोरीन तो हट गया। अब इन तीनों में भी पूछूं तो इधर से इधर तो साइज छोटा होते जाता है ना, तो बड़े वाले साइज से निकालना आसान है, तो सबसे कम एनर्जी बड़े वाले साइज में से लगेगी मेरे को। आया? तो फास्फोरस। क्लियर हुआ है? लास्ट, हाँ, इसमें ये पूछना है कि देखो ये जो क्वेश्चन है ना, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, विच इज एक्सो है एंडोथर्मिक, ऐसा समझ गया ना? कौन सी रिएक्शन कौन सा है? तो पहला देखो बेटा, इधर सारे ऑक्सीजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऑक्सीजन उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीफ होगी, मतलब नेगेटिव, तो इसका डेल एच क्या होगा? नेगेटिव, एक्सोथर्मिक। फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो भाई एंडो क्यों होगा? एक्सो ही होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है बॉन्ड बना रहा है तो एनर्जी रिलीफ, भले वो कम नेगेटिव हो रही है लेकिन होगी तो नेगेटिव ना। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो एनर्जी देनी पड़ रही है ना उस बॉन्ड को तोड़ने में, तो ये पॉजिटिव। इसका क्वेश्चन में जो ऑप्शंस थे ना, वो पहले तो ये लिखा, फिर जो 4 ऑप्शन थे वो ऐसे थे, वो उसने ऑप्शन में दिया था कि डेल H1 इज पॉजिटिव, डेल H2 इज नेगेटिव या डेल H3 इज पॉजिटिव, ऐसे करके ऑप्शन थे। जैसे मान लो पहला ऑप्शन ये है कि डेल H1 डेल H2 आर पॉजिटिव बट डेल H3 एंड डेल H4 आर नेगेटिव, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन
del H1 इज पॉजिटिव, del H2 del H3 एंड del H4 आर नेगेटिव, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन del H1 del H2 del H3 आर नेगेटिव बट del H4 इज पॉजिटिव, ये सही हो गया। और चौथा कुछ भी ऐसा बना दिया, समझ गए कैसा था? तो अपने को अगर ये निकालते आ गया सही तो वो ऑप्शन तो अपन करेक्ट कर ही लेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, कोई भी पॉइंट ऐसे छूटा नहीं है। जितने 3-4 बुक से अलग अलग क्वेश्चन लगाने के बाद गलत कर सकते हैं या जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, उनमें से मैक्सिमम तो मैंने तुमको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा दिए ताकि वहीं गलत ना करो। उसके बाद भी जो तुम क्वेश्चंस करोगे पहली बार, तो हो सकता है तुमको एक एनर्जीज में कंफ्यूजन होता हो, तो उसके भी मैंने 4-5-6 क्वेश्चन करा दिए कि मोर नेगेटिव से कैसे देखेंगे, लेफ्ट नेगेटिव नहीं बोल रहा है वो मोर लेफ्ट, तो भी तुमको अगर बोल रहा है तो मोर नेगेटिव देखना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके 6 क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड थे, करवा दिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ टॉपिक कंप्लीट हो गया। बचे हुए आगे के क्वेश्चंस तुम लोग करना, जो भी डाउट्स है पूछना। ठीक है, चलो ये वाला लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।